सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने न्यू आइडियाज़ वाईटी चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 में जो पाइथन का पेपर हुआ था जिसका मॉड्यूल कोड है M3R5 उसका पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स और MCQs को कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे, क्योंकि जो ये आपके MCQs हैं इसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, एक वेरिएबल है a और इसके अंदर एक स्ट्रिंग असाइन की गई है एंड दैट इज़ मीट मी आफ्टर पार्टी। ठीक है, तो वेरिएबल a के पास क्या है, ये स्ट्रिंग है। देन इसके बाद वेरिएबल b है जिसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एंड दैट इज़ 13 इसको असाइन किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है प्रिंट a+b। तो आपको बताना है कि इस पूरे कोड का आउटपुट क्या आएगा, 29, 14, एरर इन कोड या फिर 15। तो समझिएगा ध्यान से, जो ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है अगर आप यहाँ पर देखें तो प्रिंट के बाद में यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है। तो सबसे पहली एरर ये है कि जो प्रिंट मेथड है इसमें पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया गया है। हालांकि इन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये पाइथन 2 पर बेस्ड है, जबकि जो पाइथन 3 है उसमें बोला गया है कि प्रिंट मेथड के साथ में आपको पैरेंथेसिस लगाना ही होगा। तो इस केस में सबसे पहली एरर आती है यहाँ पर कि स्मॉल ब्रैकेट नहीं यूज़ किया गया है। देन इसके बाद इसके पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है a+b। a में क्या है, a में एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, जबकि जो b है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इस केस में आप स्ट्रिंग के साथ में इंटीजर कंकैटिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगी एरर, क्योंकि आप स्ट्रिंग में इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस प्रोग्राम में 2 एरर हैं, तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा एंड दैट इज़ एरर इन कोड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, एरर इन कोड इज़ द करेक्ट आंसर। इसको करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारे पास एक वेरिएबल है a एंड इसके अंदर हमने असाइन कर दिया है एक स्ट्रिंग मीट मी आफ्टर पार्टी। ओके, एंड एक अन्य वेरिएबल है जिसका नाम है b। इस b के पास है 13। इसके बाद हमने यहाँ से प्रिंट किया a+b। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एरर आएगा कि भाई साहब आपने प्रिंट मेथड, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर बोला गया है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट a+b। क्योंकि आपने यहाँ पर प्रिंट मेथड के साथ में कर्ली ब्रेक पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर जो पहली एरर है वो ये है कि आपने प्रिंट के साथ में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं ब्रैकेट। अब देखते हैं क्या होगा। फिर भी आपके सामने एरर आएगी और वो आएगी टाइप एरर, कि भाई साहब आप इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में आने वाली है टाइप एरर। तो इस वजह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरर इन कोड। क्या होगा, एरर इन कोड। तो 1.1 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 1.2, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। कि जो ये आप लोगों को कोड दिया गया है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्लास, एक बनाई गई है क्लास जिसका नाम है ACC। ध्यान दीजिए, जो क्लास का नाम होता है नाम का पहला लेटर अपर केस में होता है। तो जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ACC, ये क्या है, ये क्लास का नाम है। बेसिकली जो आपका सिलेबस है उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो और ये जो आपका क्वेश्चन है ये ऊप्स कॉन्सेप्ट से संबंधित है, फिर भी मैं आप लोगों को इसे डिफाइन करने का प्रयास करता हूँ। तो एक क्लास है जिसका नाम है ACC और इस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है डिफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर एंड पैरेंथेसिस के अंदर एक पैरामीटर सेल्फ है और एक आईडी, 2 पैरामीटर पास किए गए हैं। और इसी फंक्शन का की जो बॉडी है इसके अंदर 2 स्टेटमेंट हैं। पहला है सेल्फ डॉट ID इक्वल ID एंड ID इक्वल 555। एंड ध्यान दीजिए, जो ये 2 स्टेटमेंट हैं ये इसकी बॉडी के अंदर हैं, जबकि ये पूरा का पूरा जो ये आप ये देख रहे हैं
ये पूरा का पूरा जो है ये इस क्लास के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नाइलिट है जिसने ये पेपर बनाया है, उन्होंने बहुत इसमें गलती की है। गलती ये है कि इन्होंने आउटपुट वाले प्रोग्राम में इंडेंट का ध्यान जरा सा भी नहीं दिया है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी इंडेंट नहीं है, तो अगर आप देखें तो वैसे ही इसमें पूरी की पूरी एरर है। बट यहाँ पर जहाँ से इन्होंने इस क्वेश्चन को लिया है उस पर 111 आंसर दिया गया है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 111 को ही टिक करेंगे, एरर इन कोड नहीं करेंगे। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये आपको कोड दिया गया है, इस कोड में कई सारी एरर हैं, और वो एरर हैं इंडेंट को लेकर कि यहाँ पर इंडेंट नहीं दिया गया है। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास डिफाइन की, तो क्लास का नाम है ACC, एंड इसकी बॉडी के अंदर हमने एक बनाया मेथड, एंड मेथड जो है वो आपका एक डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पर लिखा इनिट, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर 2 पैरामीटर एंड दैट इज सेल्फ एंड आईडी पास किया। एंड इस मेथड की बॉडी के अंदर हमने सेल्फ पैरामीटर की हेल्प से आईडी के अंदर आईडी की वैल्यू को असाइन किया। आफ्टर दैट हमने आईडी की वैल्यू 555 डिक्लेयर कर दी। एंड आफ्टर दैट हमने इस क्लास जो कि ACC क्लास है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट का नाम है ACC, एंड हमने यहाँ पर जो ये क्लास है ACC, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इस क्लास में हमने 111 इस वैल्यू को पास कर दिया। एंड आफ्टर दैट हमने प्रिंट की हेल्प से और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने आईडी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने 111 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये आपको यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम, ये आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट को लेकर है, ऊप्स कॉन्सेप्ट से संबंधित है। और आप यहाँ पर देखिए जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, और इन्होंने जो प्रोग्राम दिया है उसमें इंडेंट का जरा सा भी ख्याल नहीं किया है। तो इस वजह से हम लोग इस कोड को एरर इन कोड नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने जहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है वो काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है ये पाइथन 2 से संबंधित है। क्योंकि पाइथन 3 में प्रिंट मेथड के साथ में पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर acc.id जब id की वैल्यू को एक्सेस किया गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया गया है। चूँकि जहाँ से इन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 111, तो इस केस में हम लोग 1.2 में ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, एरर इन कोड टिक नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 111। नेक्स्ट 1.3, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनवैलिड वेरिएबल है। तो माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 बिल्कुल सही है, FOO बिल्कुल सही है, अंडरस्कोर बिल्कुल सही है। लेकिन जो वेरिएबल नेम होता है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, जबकि यहाँ पर जो आप लोगों को दिया गया है वेरिएबल उसकी स्टार्टिंग एक नंबर से हो रही है। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है वेरिएबल वो एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। इसके अलावा जो वेरिएबल नाम होता है उसमें कभी भी स्पेस नहीं हो सकता। तो ये 2 मेन रूल होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1.3 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट 1.4, ये भी आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है। x इक्वल ABCD, यानी कि एक लिस्ट है जिसका नाम है x, इसके पास 2 आइटम है जो कि स्ट्रिंग टाइप के हैं, एक है AB और एक है CD। फिर यहाँ पर लूप लगाया गया है फॉर i इन x। तो इस केस में आप जानते हैं कि जो फॉर लूप है वो चलता है कलेक्शन के लिए, वहीं वाइल लूप चलता है कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर जो फॉर लूप है ये इस कलेक्शन के लिए चलेगा। इस कलेक्शन में, इस सीक्वेंस में जितने भी आइटम होंगे उतनी बार ये लूप इटरेट होगा। चूँकि यहाँ पर 2 दिए गए हैं आइटम, तो इस केस में जो लूप है ये 2 बार चलेगा। तो फॉर i इन x में सबसे पहले जो आइटम है वो क्या है, AB। तो जो AB है ये आपका आ जाएगा i के पास, एंड यहाँ पर लिखा गया है i डॉट अपर मैथड कि जो भी i में कंटेंट आया है उसे आप अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए जो ये अपर मेथड है
ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कलाकारी नहीं करता है, बल्कि ये जो आपने स्ट्रिंग पास की है उस स्ट्रिंग का जो भी रिजल्ट होगा उसे एक नए वेरिएबल में असाइन करता है। चूँकि यहाँ पर इस मेथड के आगे, इस स्टेटमेंट के आगे यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है, तो इस केस में जो ए बी था वो स्मॉल लेटर में ही रहेगा। देन इसके बाद प्रिंट एक्स, यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया गया है और जो ये आपका एक्स है ये एक लिस्ट है, तो इस केस में यहाँ पर लिस्ट के जो भी आइटम्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे और यहाँ से ए बी कॉमा सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी जो प्रोग्राम दिया गया है नेलिट के द्वारा इसमें भी एरर है। एरर क्या है? क्योंकि जो ये आपका स्टेटमेंट है आई इन अपर, ये आएगा इस बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, और जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका स्टार्टिंग से ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए बी कॉमा सी डी। मैं बताता हूँ कि जो ये प्रोग्राम है ये कैसा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बनाया कुछ इस टाइप से, लिखा हमने x इक्वल एक लिस्ट है और इसमें दो आइटम है, एक है ए बी एंड इसके बाद एक है सी डी। ब्रैकेट ओपन हमने कर दिया, फिर फॉर आई इन, फिर हमने यहाँ पर लिखा x एंड इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर आई डॉट अपर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड इसके बाद जो प्रिंट है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका देखेंगे आउटपुट तो आपको मिलेगा ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है वो कुछ इस टाइप से लिखा जाना चाहिए था क्वेश्चन पेपर में। इससे घाटा किसका होता है? घाटा होता है स्टूडेंट का, वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे इसमें क्या करना है, कहाँ पे इंडेंट स्टार्ट हुआ है और कौन सा स्टेटमेंट किस की बॉडी का है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1.4। तो 1.4 में आप जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट 1.5, यहाँ पर एक वेरिएबल है a जिसके पास है 2, एक वेरिएबल b है जिसके पास है 3.77 जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। इसके बाद एक वेरिएबल c है जिसमें -8 असाइन किया गया है। तो ये तीन वेरिएबल हैं जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लिखा गया है फॉर्मेटिंग स्टेटमेंट कि एक वेरिएबल है स्ट्रिंग 1, इस स्ट्रिंग को सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो str1 इस वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि जो ये आपको यहाँ पर एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया गया है इसका क्या रोल है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के अंदर जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है 0:4f। क्या है? 0:4f। और इस स्टेटमेंट में भी गलती की गई है। चलिए गलती क्या है आपको बताते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को टाइप करता हूँ पाइथन IDLE पर तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वेरिएबल a है जिसके अंदर 2 है, वेरिएबल b है जिसके पास स्ट्रिंग टाइप में 3.77 है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा c इक्वल -8 एंड str1 इक्वल प्लेस होल्डर 0:4f। ठीक है, इसके बाद 0:3d। अब ये क्या है, d क्या होता है, f क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा कुछ इस टाइप से और इसके अंदर 1 है, कॉलन डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर a, b, c। ठीक है, और कुछ, ठीक, एंड इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है str1 की वो प्रिंट कराई गई है। तो हमने लिखा यहाँ पर str1। अगर मैं इसको करता हूँ रन तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको मिलता है आउटपुट में कुछ इस टाइप से 2.00002 -8 3.77। तो आप देख पा रहे होंगे जो आपके सामने आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट इनमें से किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ समझ में आती है कि जो आउटपुट है जो लास्ट में वो तो सेम ही आएगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को हम लोग क्यों टिक कर रहे हैं? हालांकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर तब होता जब यहाँ पर कुछ लिखा जाता इस टाइप से 0:4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद
4 डिजिट तक की वैल्यू को प्रिंट करिए। अगर मैं इसको करता हूँ रन, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने जो पहले ऑप्शन में आंसर दिया गया है वो आपको मिल चुका है आउटपुट के रूप में। तो इस केस में जो एक क्वेश्चन है इसमें भी एरर इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है, ऑप्शन गलत होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जब वहाँ पर होगा 0:0.4f तब जाकर पहला वाला ऑप्शन मैच होगा। तो इस केस में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने 0.4f नहीं लिखा है। चूँकि हम लोग इसको करने वाले हैं 1.5 में ऑप्शन नंबर ए, तो हम लोग 1.5 में ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 2.00002 -8 3.77। अब बात ये आती है कि इसका आउटपुट ये कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए। चलिए देखते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ से जूम। ओके, ठीक। तो एक वेरिएबल है जिसके पास इंट टाइप की वैल्यू है, एक वेरिएबल बी है जिसके पास फ्लोट टाइप की वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, एक वेरिएबल सी है जिसमें -8 ये वैल्यू स्टोर है। देन इसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेट की हेल्प से वैल्यूज़ को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि 0 इंडेक्स, ध्यान समझिएगा, जो ये आपका फॉर्मेट मेथड है इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल पास किए हैं। पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, जो कि एक टपल की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल ए है इसका इंडेक्स होगा 0, बी का इंडेक्स होगा 1, सी का इंडेक्स होगा 2। बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि आपको इस प्लेस होल्डर के स्थान पर जिसका इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू को प्रिंट कीजिए। अच्छा, किसका इंडेक्स 0 है? तो आपका आंसर आएगा कि ए का इंडेक्स 0 है। ए में क्या है? ए में है 2, तो इस केस में यहाँ से 2 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है कॉलन, और कॉलन के बाद लिखा गया है 0.4f। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे, इस 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक की फ्लोट नंबर प्रिंट कीजिए। तो इस केस में चूँकि जो 2 है ये इंटीजर टाइप का है, तो हमें यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि f का मतलब होता है फ्लोट। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 पॉइंट। अब चूँकि यहाँ पर बोला गया है पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो इस केस में यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 बार 0 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 बार 0 आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ये पॉइंट ना लगा होता तो इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर दशमलव के बाद में 6 0 प्रिंट होते, क्योंकि जो फ्लोट है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो प्रिसीजन होता है डेसिमल के बाद वो होता है 6 डिजिट। तो अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा होगा तो जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से आएगा, इस प्लेस होल्डर का। ठीक है, तो आपने सीखा कि यहाँ का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2.0000। ठीक है, आफ्टर दैट फिर जो अगला प्लेस होल्डर है यहाँ पर लिखा गया है 0:3d। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट कीजिए। तो 0 इंडेक्स किसका है? वेरिएबल ए का, और वेरिएबल ए में वैल्यू क्या है? आपका आंसर आएगा 2। तो इस केस में यहाँ से भी 2 प्रिंट हो जाएगा। चूँकि जो डी है ये डिनोट करता है इंटीजर को, तो यहाँ पर 2 ही प्रिंट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट आते हैं नेक्स्ट प्लेस होल्डर पे, और यहाँ पर बोला गया है कि इंडेक्स 2 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कीजिए। तो इंडेक्स 2 किसका है? इंडेक्स 2 है सी का। तो सी में वैल्यू क्या है? सी में वैल्यू है -8। तो इस वजह से यहाँ से जो प्रिंट हो जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा -8। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर है 1 इंडेक्स। तो 1 इंडेक्स किसका है? आपका आंसर आएगा बी का, और बी में वैल्यू क्या है? 3.77। तो यहाँ से 3.77 प्रिंट हो जाएगा। तो इस केस में जो ये आपका आंसर आ रहा है वो थोड़ा कम मैच ऑप्शन नंबर ए से कर रहा है। तो इस केस में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1.5 में जाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही होता है जो मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराएँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आता है 1.6। तो यहाँ पर भी आप लोगों को छोटा सा कोड दिया गया है। एक फंक्शन है जिसका नाम है GFG, और ये 2 पैरामीटर वाला है। एक है आपका x और दूसरा है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ठीक है, फिर इसी मेथड के अंदर इसके स्टेटमेंट लिखे गए हैं। फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट के अंदर x
एंड एल डॉट अपेंड आई इंटू आई, देन आफ्टर दैट यहाँ पे प्रिंट एल करना है और यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है। आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंडेंट है उसका ख्याल नहीं रखा गया है। तो हम चलते हैं पाइथन आइडियली पे और इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं। तो ये रहा अपना प्रोग्राम। तो हमने यहाँ पर लिखा, एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ कीवर्ड की हेल्प से, जी एंड ब्रैकेट के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए, एक्स कॉमा एल। एल क्या है? लिस्ट है जो कि इम्पटी है और ये आपका एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। इसके बाद हमने इसकी बॉडी के अंदर लिखा एक लूप फॉर आई इन रेंज और ब्रैकेट के अंदर हमने एक्स पास कर दिया, ठीक है। और इसकी बॉडी के अंदर हमने लिखा एल डॉट अपेंड कि जो लिस्ट है उसमें आप इन आइटम्स को अपेंड करिए, इन आइटम्स को ऐड करिए। अगर आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो देखा होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को वहाँ पर अपेंड क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सब मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, क्या प्रिंट कर दिया है हमने यहाँ पर एल, और जो ये आपका एल है यहाँ पर ना आकर ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो जी और यहाँ से पास किया गया है 2। इसको करते हैं हम जूम, पहले इसको करते हैं रन, देन आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए आंसर के रूप में आ चुका है 0,1। अब ये कैसे आया आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन को कॉल किया गया और फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पास की गई, एक आर्गुमेंट पास किया गया। तो जो ये आपका 2 है ये जाएगा x के अंदर, तो इस केस में जो x है इसमें आ चुका है 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो ये मेथड है ये तो 2 पैरामीटर वाला है और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर पास किया गया है, तो इस केस में यहाँ पे आनी चाहिए थी एरर, लेकिन एरर क्यों नहीं आई? क्योंकि आपने यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है वो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। अगर आप इसकी वैल्यू पास करेंगे तो एल के अंदर आ जाएगी, अगर आप नहीं पास करेंगे तो जो एल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। चूँकि यहाँ पर जो एल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की गई है एम्प्टी लिस्ट, तो इस केस में इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक्स में आ चुका है 2। देन इसके बाद जो कंट्रोल है यहाँ पर आएगा, उसने देखा फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट के अंदर एक्स, तो इस केस में x के पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर जो लूप है ये चलेगा 0 से 1, क्योंकि जो रेंज मेथड है उसकी जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम बार तक की लूप चलता है। तो इस केस में जो ये लूप है ये पहले चलेगा 0 के लिए फिर चलेगा 1 के लिए। तो जब ये 0 के लिए चलेगा तो कंट्रोल यहाँ पर आएगा, उसने देखा एल डॉट अपेंड आई की वैल्यू, तो सबसे पहले जो ये रेंज मेथड है ये रिटर्न करेगा 0, तो जो 0 है वो आ जाएगा आई के अंदर। देन यहाँ पर बोला गया है आई इंटू आई में कितना है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई आप जब आप 0 से करेंगे तो उस केस में 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने आपको मिलता है 0। तो इस केस में जो 0 है ये इस लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा। चूँकि जो ये लिस्ट थी ये बिल्कुल एम्प्टी थी और जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप होती है, तो इस केस में जो एल है इसके अंदर आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा, एल इक्वल ब्रैकेट के अंदर 0 और कॉमा, ठीक है। देन इसके बाद लूप चलेगा दोबारा और इस बार आई के पास आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 1, तो जो 1 है वो इस लिस्ट में अपेंड कर दिया जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0। देन इसके बाद चूँकि एल जो लिस्ट होती है वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इस केस में जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसमें ये सारे के सारे चेंजेस परफॉर्म होंगे और यहाँ से जो आपका लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी कुछ इस टाइप से, यानी कि जो आपका आउटपुट आएगा यहाँ से इस लाइन से वो आ जाएगा 0,1। तो इस केस में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, तो 1.6 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.7, तो 1.7 को थोड़ा देख लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एक टपल है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3। तो आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो यहाँ पर बोला गया है प्रिंट T3, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि आप टपल के थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इस केस में आपको क्या मिलने वाला है बताइए, आपको इसका आंसर करना है कमेंट कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T और इंडेक्स पास करता हूँ थर्ड एलिमेंट का,
तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? तो जो ये आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। लेकिन जो यहाँ पर लिखा गया है टी इंडेक्स ऑफ 3 इक्वल 45, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज किया जा रहा है, 45 से रिप्लेस किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो टपल है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और आप यहाँ पर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर बी है ये एक इनवैलिड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हालांकि अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका लेन मेथड है उसको हम लिखते हैं कुछ इस टाइप से, स्मॉल एल होता है ना कि कैपिटल एल। तो इस स्टेटमेंट में भी गलती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.7 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.8। दो यहाँ पर दिए गए हैं कोड। पहला है T1, एक टपल है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3। एक अदर एलिमेंट है एंड दैट इज 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर लिखा जाए T1 इज लेस देन T2 तो इसका क्या आंसर आएगा? तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आएगा? ध्यान दीजिए, जो आपका लिस्ट है अगर आप लिस्ट में कंपैरिजन करते हैं तो उस केस में एलिमेंट बाय एलिमेंट उसको कंपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले क्या एक छोटा है एक से? तो मालूम पड़ा नहीं। क्या 2 छोटा है 2 से? तो मालूम पड़ा नहीं, बराबर है। क्या 4 छोटा है 3 से? तो मालूम पड़ा नहीं भैया, 4 बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता T1 इज ग्रेटर देन T2 तो इस केस में आपको मिलता ट्रू। इसको हम करते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो चलते हैं हम लोग इंटरेक्टिव मोड में और यहाँ पर करते हैं कुछ इस टाइप से। तो एक टपल है जिसका नाम है T1 और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 1, 2, 4, 3 एंड आफ्टर दैट एक वेरिएबल है T2 एंड इसके पास 4 आइटम हैं 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ T1 इज लेस देन T2 तो आप देखेंगे कि प्रिंट होगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ T1 इज ग्रेटर देन T2 तो आपको मिलेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो T1 है इसमें जो आपका थर्ड एलिमेंट है उसकी वैल्यू 4 है जबकि इसमें 3 है। तो जो 4 है वो 3 से बड़ा होता है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों को इस केस में मिलेगा ट्रू। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है T1 इज लेस देन T2 तो इस केस में आपको मिलने वाला है फॉल्स। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। तो 1.8 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 1.9। मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो रहा है। रिकर्सन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन का एक बेस केस अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यदि बेस केस का उल्लेख उपयुक्त रूप में ना किया गया हो तो असीम रिकर्सन हो सकता है, यानी कि एक ऐसा रिकर्सन जो कि इन्फिनाइट होगा, बिल्कुल सही है। एक रिकर्सिव फंक्शन कोड को समझने में आसान बनाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू अवश्य होनी चाहिए, तो ये गलत है। मैंडेटरी नहीं है कि रिकर्सिव फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू भी होनी चाहिए। तो 1.9 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है 1.10। सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन टूल्स इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। देन इसके बाद एक लिस्ट क्रिएट की गई है जिसमें 5 आइटम हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एक स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, जो ये फंक्शन मॉड्यूल है, जो ये फंक्शन टूल्स मॉड्यूल है, ये फंक्शंस के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बनाया फंक्शन लैम्डा फंक्शन। ये 2 पैरामीटर वाला है, एक है x एक है y एंड इसके बाद लगी है कंडीशन कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो x असाइन हो जाए, अगर y बड़ा है तो आपका आ जाए y। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर दी कंडीशन कि अगर x y से बड़ा है तो असाइन होना चाहिए x, अगर x छोटा है y से तो इस केस में आना चाहिए y। एंड यहाँ पर लिस्ट पास कर दी गई है कि आपको इससे एलिमेंट उठाकर लाने हैं। तो यहाँ पर जो रिड्यूस फंक्शन है ये क्या करता है, ये जो भी इंटरमीडिएट रिजल्ट होता है उसको होल्ड करने का काम करता है। तो बेसिकली जो ये आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई है इस कंडीशन की हेल्प से आप मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा है और हमने इसको लिस्ट को पास कर दिया है। तो इस केस में यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट डी में आपका आ जाएगा 5। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही तो मैं इस क्वेश्चन को जब मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराऊंगा तो उसमें और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर यहाँ पर लिखा गया होता x इज लेस देन y, तो इस केस में आपको मिलता सबसे छोटा नंबर एंड दैट इज 1। तो इस केस में आपका आता 1। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है x इज ग्रेटर देन y, तो इस केस में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है एंड दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू फॉल्स में पहला है एंड दैट इज पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज़ डिजाइंड टू बी हाईली अनरीडेबल। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो ये आपका स्टेटमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है अनरीडेबल, ये गलत है। क्योंकि जो पाइथन है ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये काफ़ी ज़्यादा रीडेबल होती है। जो इसका कोड होता है वो रीडेबल होता है, ना कि अनरीडेबल। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है अनरीडेबल, इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट, पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक एंड यूनिक्स सेल एंड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही है। जो पाइथन है ये आपकी ABC, मॉड्यूला 3, C++, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक्स और भी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज हैं जिसकी हेल्प से पाइथन को डिराइव किया गया है। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड द ऑपरेशन परफॉर्म्ड वेरियस बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व्ड आर नॉन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो बिल्कुल सही है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि आप एक से अधिक फंक्शन को एक ऑपरेटर को असाइन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्लस ऑपरेटर है ये दो इंटीजर को आपस में जोड़ता है और स्ट्रिंग के साथ में उनको कनकैटिनेट करता है। तो इस केस में ऑपरेटर एक ही है लेकिन उसके फंक्शन कई सारे हैं। वो इंटीजर क्लास के साथ भी काम करता है और वो स्ट्रिंग क्लास के साथ में भी काम करता है। तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, टू एक्सेस वैल्यूज इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलॉन्ग विद द इंडेक्स आर इंडिसेस टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। तो बिल्कुल सही है। आप टपल की वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से स्लाइस कर सकते हैं या फिर इंडेक्स के थ्रू भी स्लाइस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट एंड दैट इज 2.5, द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डेटाबेस इंटरफेसेस इज द पाइथन SB API। तो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो पाइथन का स्टैंडर्ड है डेटाबेस इंटरफेस के लिए वो होता है DB API, ना कि SB API। चूँकि यहाँ पर लिखा गया है SB API तो इस वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा गया होता DB API तो ये आपका सही होता है। अब बात ये आती है कि जो DB API है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो DB API का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चूँकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम लोग बचे हुए 5 ट्रू फॉल्स, मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करेंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसे कमेंट कर दीजिए, तो हम उन कमेंट्स को अगले वीडियो में कवर कर देंगे। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फ्रेंड्स।